हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजन 4 के पार्ट 2 की, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ एपिसोड 5, 6, 7 और 8। तो एपिसोड की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन उन्हीं से मिलने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रिक प्रिजन तक लौटकर आ जाता है और उसकी मुलाकात मैगी से होती है, जो कि फैंसी के बाहर मौजूद वॉकर्स को मार रही थी। रिक मैगी से कार्ल के बारे में पूछता है। मैगी रिक के साथ कैरोल को न देखकर उससे कैरोल के बारे में पूछती है। शुरू में तो रिक मैगी के इन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन मैगी के बार बार पूछने पर वो मैगी को बता देता है कि उसे कैरोल को सप्लाईज वगैरह देकर भेजना पड़ा, क्योंकि अब उसे कैरोल के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा था। रिक मैगी से जानना चाहता था कि क्या मैगी उसके फैसले से सहमत है। मैगी इसका जवाब रिक को हाँ में देती है। रिक इसके बाद कार्ल के पास जाता है और उसे दूर से ही अपने लाए हुए कुछ फूड सप्लाईज दे देता है। इधर ए ब्लॉक के अंदर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़नी शुरू हो गई थी। बहुत सारे मेंबर्स बीमार हो चुके थे। हेनरी सांस नहीं ले पा रहा था, जिसके कारण हर्षल को उसे इंट्यूबेट करना पड़ा। इंट्यूबेशन प्रोसेस में हर्षल को उसके लंग्स तक एयर पंप करनी थी, जिसमें उसकी मदद ग्लेन और साशा करते हैं। ग्लेन और हर्षल देखते हैं कि मिस्टर जैकबसन भी मर चुके हैं और उनके मुंह के चारों तरफ बहुत सारा ब्लड जमा हुआ था। ग्लेन अपना चाकू निकालकर उसी वक्त मिस्टर जैकबसन के सिर में स्टैब करना चाहता था, लेकिन हर्षल ग्लेन से ऐसा करने को मना कर देता है। हर्षल चाहता था कि वो लोग मिस्टर जैकबसन की बॉडी को एक अलग जगह पर ले जाएं, जहां पर वहां मौजूद सेल ब्लॉक के किसी भी आदमी की नजर न पड़े और वहां पर वो उसके सिर में स्टैब करके उसे मारें। ग्लेन इस काम में हर्षल की मदद करता है और मिस्टर जैकबसन को वो दोनों एक अलग आइसोलेटेड रूम में लेकर जाते हैं। हर्षल वहां पर मिस्टर जैकबसन को मार नहीं पाता, तब ग्लेन आगे बढ़कर मिस्टर जैकबसन को मार डालता है। मैगी ग्लेन से मुलाकात करने के लिए सिक्योरिटी विंडो तक आती है, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात हर्षल से होती है। हर्षल मैगी से कहता है कि ग्लेन इस वक्त रेस्ट कर रहा था, जबकि ग्लेन उसी रूम के बाहर खड़ा हुआ मैगी को देख रहा था। हर्षल भी नहीं चाहता था कि मैगी ग्लेन को अपनी करेंट पोजीशन में देखे। मैगी के जाने के बाद ग्लेन हर्षल को थैंक्स कहता है। हर्षल डॉक्टर एस के कहे अनुसार वहां के सेल ब्लॉक के सभी डोर्स को क्लोज करता है, जिससे कि कोई रिएनिमेट होकर बाकियों को नुकसान न पहुंचाए। तभी एक आदमी खांसता हुआ अपनी सेल से बाहर निकलता है और बाहर आकर गिरकर मर जाता है। साशा उस आदमी को उठाने में हर्षल की मदद करती है, लेकिन साशा बहुत ज्यादा वीक थी। वो इससे आगे हर्षल की मदद नहीं कर पाती। हर्षल उस बॉडी को लेकर आइसोलेटेड रूम में आता है और वहाँ पर वो उस आदमी के ऊपर एक कपड़ा रखकर उसके सिर में स्टैब करके उसे मार डालता है। रिक सिक्योरिटी विंडो से बाहर खड़ा हुआ हर्षल को ये सब करते हुए देख रहा था। रिक हर्षल से मुलाकात करता है और उसे कैरोल के बारे में बता देता है। हर्षल सेल ब्लॉक में वापस लौट कर आता है और सभी सेल के दरवाजे बंद करने लग जाता है। हर्षल को बेहोश पड़ी हुई साशा दिखाई देती है और वो देखता है कि साशा डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गई थी। हर्षल साशा की मदद करने लग जाता है। इधर एक सेल ब्लॉक में से एक फीमेल वॉकर निकलकर बाहर आ जाती है। साशा के ठीक हो जाने के बाद हर्षल एक बार फिर से बचे हुए सेल डोर्स को क्लोज करने लग जाता है। हर्षल की मुलाकात उस वक्त नॉरिस से होती है, जो कि सेल ब्लॉक में अपने बेटे के साथ था। उसका बेटा मर चुका था, लेकिन नॉरिस हर्षल को कहता है कि वो सो रहा है और वो उस वक्त अपने बेटे के पास रहना चाहता था। इधर ग्लेन हेनरी को लगातार एयर पंप कर रहा था, लेकिन हेनरी इसके बावजूद बच नहीं पाता और वो मर जाता है। ग्लेन हेनरी को इस हालत में देखकर हर्षल को मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन तभी उसे बहुत जोर से खांसी उठने लग जाती है और वो अपने ही ब्लड के चोक होने के कारण उस वक्त बेहोश हो जाता है। लिजी ग्लेन की इस हालत को देखती है। लिजी हेनरी को देखती है, जो कि रिएनिमेट होने ही वाला था। लिजी ये देखकर हर्षल को मदद के लिए बुलाती है। लिजी की आवाज एक फीमेल वॉकर तक पहुंचती है, जो कि हर्षल के पीछे मौजूद थी। वो तुरंत ही आवाज सुनकर पलट जाती है
और हर्षल की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। फीमेल वॉकर हर्षल के ऊपर जंप करके उसे नीचे गिरा देती है। इधर नॉरिस एक गन लेकर बाहर निकल आता है और उसका बेटा जो कि रिएनिमेट हो चुका था उसके पीछे पीछे सेल ब्लॉक से बाहर निकल आता है। एक औरत बाहर आकर हर्षल की उस फीमेल वॉकर से जान बचा लेती है। इधर वो बेटा अपने फादर नॉरिस के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण नॉरिस के हाथ से गन चल जाती है और वो गोली उस औरत को लग जाती है जो कि हर्षल की मदद करने के लिए आई थी। मैगी और रिक इस बीच बाहर फैंसी को जोड़ने में लगे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा वॉकर्स के वहां आने के कारण किसी भी वक्त गिरने की हालत में थी। रिक और मैगी प्रिजन के अंदर से गन शॉट की आवाज को सुनते हैं और रिक मैगी को अंदर जाकर देखने के लिए कहता है। मैगी तुरंत ही अंदर की ओर दौड़ जाती है और रिक अपनी मदद करने के लिए कार्ल को बुला लेता है। लिजी हेनरी बने हुए वॉकर को फुसलाकर अपनी तरफ बुलाकर उसे ग्लैन से दूर हटाती है। इधर मैगी ए ब्लॉक के मेन गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन वो गेट को खोल नहीं पाती। हर्षल तुरंत ही उठकर लिजी की ओर जाता है और वो लिजी को हेनरी से दूर करता है। हर्षल किसी तरह से हेनरी को कैटवॉक की नेट के ऊपर फेंक देता है। हर्षल लिजी को ल्यूक की सेल के अंदर छोड़ देता है और कैलेब की सेल से गन्स लेने के लिए जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कैलेब भी रीएनिमेट हो चुका था। कैलेब हर्षल को पकड़ लेता है। इधर फीमेल वॉकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। हर्षल कैलेब की एक आर्म को तोड़ देता है और अपने आप को आजाद करता है। हर्षल और भी कई वॉकर्स को मारता है। हर्षल को रियलाइज होता है कि उसे ग्लैन को बचाने के लिए एयर पंप की जरूरत पड़ेगी। हर्षल तुरंत ही हेनरी के पास उसके एयर पंप को लेने के लिए जाता है, लेकिन वो वहीं पर फंस जाता है। इधर मैगी विजिटर रूम्स की तरफ आती है और वहाँ की विंडो को तोड़ डालती है। मैगी तुरंत ही हर्षल के पास मौजूद वॉकर्स को मार डालती है और ग्लैन के पास पहुँचती है। हर्षल और मैगी दोनों ही देखते हैं कि ग्लैन की सांसें उस वक्त रुक चुकी थी। मैगी और हर्षल दोनों ही ग्लैन के लंग्स में एयर पंप करके ग्लैन की ब्रीदिंग को वापस नॉर्मल करते हैं और ग्लैन की सांसें एक बार फिर से चलने लग जाती है। मैगी ग्लैन की रिकवरी देखकर खुश होती है। फैंस के पास कार्ल और रिक दोनों ही अपनी गन से कई वॉकर्स को मारकर गिराते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि डैरिल अपनी टीम के साथ लौट आया है। टायरिस तुरंत ही गाड़ी से उतरकर ए ब्लॉक में जाकर साशा से मिलता है और इधर बॉब मेडिकल सप्लाईज लेकर ग्लैन के पास जाता है ताकि उसे तुरंत ही मदद मिल जाए। अगली मॉर्निंग रिक अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करता है। वो अपने मुंह को पानी से धोता है। रिक डैरिल से जाकर बात करता है। तभी उन लोगों के पास कार्ल आकर खड़ा हो जाता है। रिक फार्मिंग करते हुए कार्ल के साथ कुछ समय बिताता है। हर्षल मिशॉन और डैरिल की सेल से डेड बॉडीज को उठाने में मदद करता है। डैरिल कैरोल को अपने आसपास न देखकर हर्षल से इस बारे में पूछता है। तब हर्षल डैरिल को बताता है कि वो कैरोल के बारे में जाकर रिक से बात कर ले। अगले सीन में हमें बाहर खड़े हुए गवर्नर को दिखाते हैं, जो कि चुपचाप प्रिजन की ओर देख रहा था। सीजन 4 का एपिसोड 6 पूरी तरह से गवर्नर के ऊपर बेस्ड है। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक में उस जगह से होती है जब गवर्नर ने अपनी गाड़ी में मार्टिनेज और शम्पर्ट को बिठाया था और उस जगह से रवाना हो गया था। वो सभी मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर गवर्नर ने नेशनल गार्ड्समैन के पूरे ट्रुप को मारा था और वो वहां जाकर वहां पर अपना कैंप लगा लेते हैं। गवर्नर अभी तक की घटी हुई घटनाओं से बहुत ज्यादा शॉक्ड था। वो एक कैंप फायर के सामने बैठा था। तभी एक फीमेल वॉकर उसकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सामने की कैंप फायर में घुस जाती है। वो फिर भी उस आग में जलते जलते ही गवर्नर की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नर उसे देखकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मार्टिनेज तभी उस वॉकर के हेड में गोली मार देता है। मार्टिनेज नोटिस करता है कि गवर्नर ने उसके गन फायर के ऊपर भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो उसी तरह से वहां बैठा हुआ था। अगली सुबह जब गवर्नर सोकर उठता है तब वो देखता है कि वो उस कैंप में अकेला ही था और उसके पास कोई भी नहीं था। तब गवर्नर अपनी गाड़ी से एक बार फिर से वुडबेरी में वापस आता है और वो पूरे वुडबेरी टाउन को आग लगाकर जला देता है। इसके बाद गवर्नर कई महीनों तक
रोड के ऊपर इधर उधर घूमता रहता है। एक बार गवर्नर एक बार्न के पास से गुजर रहा था, तब उसे वहां पर दीवारों पे लिखे हुए कुछ मैसेजेस दिखाई देते हैं, जिनमें किसी ब्रायन हैरियट को मैसेज किया गया था कि वो घर लौट आए। गवर्नर आगे बढ़ना जारी रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और एक जगह वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। गवर्नर जब सिर उठाता है, तब वो नोटिस करता है कि उसके सामने की बिल्डिंग की खिड़की पर एक छोटी लड़की खड़ी हुई थी। गवर्नर खड़ा होता है और उस घर तक पहुंच जाता है। गवर्नर की मुलाकात उस घर में रहने वाली फैमिली से होती है। वो फैमिली चैम्बलर्स फैमिली थी। चैम्बलर फैमिली में कुल 4 लोग थे। फादर डेविड, उसकी 2 बेटियां लिली और तारा, और लिली की एक बेटी मैगन। गवर्नर की जब तारा और लिजी से मुलाकात होती है, तब पहले तो तारा और लिली उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन उनके गन पॉइंट पर लेने से गवर्नर तुरंत ही उनके सामने सरेंडर कर देता है। तब तारा और लिजी उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले आते हैं। गवर्नर के अपने अपार्टमेंट में आने के बाद तारा और लिजी उससे उसके बारे में जानना चाहते थे। गवर्नर उन लोगों को अपने पिछले कुछ महीनों के सर्वाइवल की कहानी बताता है। तारा गवर्नर को बताती है कि वो अटलांटा पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर रह चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर किसी भी तरह की चालाकी दिखाने की कोशिश न करे। गवर्नर तारा और लिली को बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ एक रात ही रुकने वाला है और अगले दिन चला जाएगा। तारा को गवर्नर की बातों से उसके ऊपर विश्वास होने लग जाता है और वो उससे ली हुई गन उसे वापस लौटाने लग जाती है, लेकिन लिली के मना करने पर वो उस गन को वापस ले लेती है। वो दोनों बहनें गवर्नर से उसका नाम जानना चाहती थी। गवर्नर उन दीवारों पर लिखे हुए नाम को याद करता है और उन्हें अपना नाम ब्रायन हैरियट बता देता है। डिनर टाइम पर लिली गवर्नर के पास आती है और उसे बीन से भरी हुई एक प्लेट खाने के लिए देती है। गवर्नर लिली के जाने के बाद उस प्लेट के खाने को तुरंत ही खिड़की से बाहर फेंक देता है और अपने साथ लाए हुए कैन से खाना खाने लग जाता है। गवर्नर अपनी खाली प्लेट को लिली को वापस करने के लिए उनके अपार्टमेंट में आता है। अंदर आकर गवर्नर एक और बैठ जाता है। गवर्नर डेविड और मैगन को एक साथ खेलते हुए देखता है। डेविड बहुत ज्यादा बीमार था और उसे ऑक्सीजन लगी हुई थी। दोनों सिस्टर्स डेविड को अंदर के कमरे में ले जाने के लिए गवर्नर की हेल्प मांगती हैं। तब गवर्नर डेविड को अपनी गोदी में उठाकर अंदर के कमरे में ले जाकर लिटा देता है। डेविड गवर्नर से अपने लिए एक फेवर मांगता है। वो गवर्नर से कहता है कि उनके ऊपर के अपार्टमेंट में एक चेस गेम रखा हुआ है और वो उसे मैगन और डेविड के लिए नीचे ला दे। गवर्नर ऊपर के अपार्टमेंट में चेस बोर्ड लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे चेस गेम मिल जाता है। साथ ही उसका सामना एक वॉकर से होता है, जिसे वो मार डालता है और उसके हाथ में मौजूद गन को वो अपने कब्जे में ले लेता है। गवर्नर चेस बोर्ड को लाकर डेविड को सौंप देता है। अगले दिन सुबह लिली गवर्नर के पास आती है और उसे उसकी गन वापस दे देती है। लिली गवर्नर को एक फूड पैकेट भी देती है। लिली उस वक्त गवर्नर को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। लिली चाहती थी कि गवर्नर पास ही के एक नर्सिंग स्टेशन तक जाकर उसके फादर डेविड के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ जाए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर काफी खाली हो चुका था। गवर्नर लिली के बताए अनुसार पास ही के नर्सिंग होम में जाता है और वहाँ पर वो बहुत सारे वॉकर्स को देखता है, जो कि पहले डिसीज थे और अब वॉकर में कन्वर्ट हो चुके थे, लेकिन वो गवर्नर के लिए थ्रेट नहीं थे। गवर्नर को वहाँ पर ऑक्सीजन टैंक की एक कार्ट मिल जाती है। गवर्नर उस कार्ट को उठाकर वहाँ से लौटने लगता है। तभी उसका सामना बहुत सारे वॉकर्स से होता है। गवर्नर किसी तरह से उन वॉकर्स से बचता हुआ ऑक्सीजन के 2 टैंक लेकर लिली के पास आता है और उसे उन टैंक्स को दे देता है। लिली गवर्नर को थैंक्स कहती है और उसे घायल देखकर उसकी ड्रेसिंग करती है। लिली ऑइंटमेंट लेने के लिए अपने रूम तक जाती है। तब वो गवर्नर के पास मैगन को छोड़कर जाती है और उस वक्त मैगन और गवर्नर की आपस में छोटी सी बात होती है। मैगन को देखकर गवर्नर को अपनी बेटी पेनी याद आ जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। बाद के सीन में दिखाया जाता है कि गवर्नर मैगन के साथ चेस खेल रहा था। लिली गवर्नर को आकर डेविड की डेथ के बारे में बताती है। गवर्नर उन सभी को डेविड के पास से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली अपने फादर के पास कुछ समय बिताना चाहती थी। डेविड तभी रिएनिमेट हो जाता है और वो रिएनिमेट होकर
तारा के ऊपर हमला कर देता है। गवर्नर वहीं पर मौजूद ऑक्सीजन टैंक को डेविड के सिर पर मारकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन मैगन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। डेविड को बरी कर दिया जाता है। गवर्नर अपनी फैमिली फोटोग्राफ को जला देता है। अगले दिन गवर्नर लिली को बताने जाता है कि वो अब जाने वाला है। तब लिली उसे वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। लिली गवर्नर को बताती है कि वो भी अब उसे उसके परिवार के मेंबर के समान ही लगता है। वो सभी लोग उस जगह को छोड़ देते हैं और डेविड के फूड ट्रक में बैठकर दूर निकल जाते हैं। इसी बीच गवर्नर और लिली के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। आगे चलते चलते इन लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके कारण इन लोगों को गाड़ी को वहीं छोड़कर आगे की ओर पैदल ही बढ़ना पड़ता है। रोड पर चलते चलते तारा के पैर में अचानक ही मोच आ जाती है। गवर्नर को आगे बहुत सारे वॉकर्स दिखाई देते हैं। वो सभी लोगों से अपने अपने बैग्स को वहीं छोड़कर भागने के लिए कहता है। लिली तारा को पकड़कर एक और भाग लेती है, जबकि मैगन वहीं खड़ी रह जाती है। गवर्नर मैगन को उस तरह से खड़े हुए देखता है। वो तुरंत ही आगे बढ़कर उसे गोदी में उठा लेता है और वो भी जंगल में तारा और लिली के पीछे भाग लेता है। ये सभी लोग वॉकर्स को मारते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी गवर्नर और मैगन एक पिट में गिर जाते हैं। उस पिट में पहले से बहुत सारे वॉकर्स मौजूद थे। गवर्नर मैगन को एक कोने में छोड़कर वॉकर्स को अपने हाथों से मारने लग जाता है। तभी बहुत सारे गन फायर्स की आवाज सुनाई देती है और सभी वॉकर्स मारे जाते हैं। गवर्नर तुरंत ही मैगन को अपनी गोद में ले लेता है और उससे वादा करता है कि वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। गवर्नर को तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो पिट के ऊपर की ओर देखता है। गवर्नर को उस वक्त ऊपर खड़ा हुआ मार्टिनेज दिखाई देता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गवर्नर और मैगन चेस के गेम को खेल रहे थे। गवर्नर मैगन से चाल चलने के लिए कहता है, जबकि मैगन कहती है कि वो सोच रही थी। गवर्नर मैगन से कहता है कि अब उसे सोचना छोड़ना होगा और उसे चाल चलनी होगी। एपिसोड एक बार फिर से फ्लैशबैक की ओर मूव करता है, जहां पर पिट के ऊपर मार्टिनेज खड़ा हुआ पिट के अंदर मौजूद गवर्नर और मैगन को देख रहा था। मार्टिनेज गवर्नर की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। मार्टिनेज के साथ वहां पर दो और लोग मिच और पेट मौजूद थे। मार्टिनेज गवर्नर से उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। लिली मार्टिनेज के सामने गवर्नर को ब्रायन कहकर बुलाती है। मार्टिनेज ये सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य करता है। मार्टिनेज गवर्नर को बताता है कि उसके जाने के बाद शम्पर्ट भी उसे छोड़कर चला गया था। मार्टिनेज गवर्नर से जानना चाहता था कि क्या पूरे समय गवर्नर चैम्बलर फैमिली के साथ रोड के ऊपर घूम रहा था। गवर्नर मार्टिनेज को इसका जवाब हाँ में देता है। मार्टिनेज गवर्नर और चैम्बलर फैमिली को अपने ग्रुप को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। साथ ही साथ वो गवर्नर के सामने ये शर्त रखता है कि वो उस ग्रुप का लीडर रहेगा। गवर्नर और चैम्बलर फैमिली मार्टिनेज के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। बाद में गवर्नर मार्टिनेज, मिच और पेट के साथ सप्लाई रन पर जाता है। वो सभी लोग एक मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन लोगों को एक और सर्वाइवर कैंप दिखाई देता है। गवर्नर को दूर एक जगह कुछ चीज दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, तब वहाँ पर उसे एक बॉडी पेड़ से बंधी हुई दिखाई देती है। उस बॉडी के ऊपर एक बोर्ड टंगा हुआ था और जिसके ऊपर लायर लिखा हुआ था। गवर्नर का पूरा ग्रुप जंगल में मौजूद एक कैबिन में पहुंच जाता है। उन्हें वहां पर भी एक और हेडलेस बॉडी दिखती है, जिसके ऊपर भी एक साइन बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर रेपिस्ट लिखा हुआ था। अंदर जाने पर उन्हें एक और बॉडी मिलती है, जो कि लगता था कि गन शॉट से मारी गई थी। उसकी चेस्ट के ऊपर मर्डरर का साइन बोर्ड लगा हुआ था। गवर्नर का पूरा ग्रुप मेन गेट के सामने पहुंच जाता है और गवर्नर उस पूरे ग्रुप को लीड करते हुए कैबिन के अंदर ले जाता है। वहां पर पीठ के ऊपर एक वॉकर अटैक करता है, लेकिन गवर्नर उस वॉकर को मारकर पीठ को बचा लेता है। एक और वॉकर आकर मार्टिनेज के ऊपर हमला करता है, लेकिन गवर्नर मार्टिनेज को भी उस वॉकर से बचा लेता है। सभी वहां मौजूद सप्लाई को इकट्ठा करते हैं। चारों को वहां से बियर मिल गई थी। वो चारों वहीं बैठकर बियर पीने लग जाते हैं। गवर्नर को पता चलता है कि मिच और पीट दोनों भाई थे और दोनों पहले आर्मी में काम किया करते थे।
एपोकैलिप्स के शुरू होने के बाद मिच सेना से अपने साथ एक टैंक लेकर आ गया था। बाद में पीट ने भी अपनी नौकरी छोड़कर मिच को ज्वाइन कर लिया था। गवर्नर के ग्रुप के सर्वाइवल रन पर जाने के बाद लिली, जो कि एपोकैलिप्स से पहले एक नर्स थी, वो कैंप में मौजूद सभी लोगों को नर्स करने लग जाती है और वहाँ मौजूद एक लड़की एलिशा के हाथ की बैंडेज करती है। तारा और लिली को तब अलीशा के बारे में पता चलता है कि वो भी आर्मी को बिलोंग करती थी। गवर्नर और पूरा सप्लाई रन ग्रुप वापस लौटकर कैंप तक आ जाता है। मार्टिनेज ने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। गवर्नर जब अपनी आर्मी वैन में होता है तब मार्टिनेज उसे बाहर बुलाने के लिए आता है। मार्टिनेज गवर्नर को आर्मी वैन के ऊपर लेकर जाता है और मार्टिनेज गवर्नर के हाथ में गोल्फ क्लब से भरा हुआ बैग पकड़ाकर आरवी के ऊपर ही गोल्फ खेलने लग जाता है। ये सीन हमें वुडबेरी के गवर्नर के दिनों की याद दिलाता है, जब गवर्नर इस तरह से गोल्फ खेला करता था और साइड में मार्टिनेज उसका गोल्फ क्लब से भरा हुआ बैग लेकर खड़ा रहता था। मार्टिनेज गवर्नर को बताता है कि शम्फर्ड को एक दिन पिट के पास एक वॉकर ने बाइट कर लिया था और जिस कारण मार्टिनेज को उसे मारना पड़ा था। मार्टिनेज गवर्नर को बातों बातों में नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है। मार्टिनेज गवर्नर से कहता है कि वो अपनी लीडरशिप को गवर्नर के साथ बांटना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि गवर्नर अब कमजोर हो चुका है और उसके ऊपर एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गवर्नर मार्टिनेज की इन बातों को ध्यान से सुनता है और मार्टिनेज के पलटते ही एक गोल्फ स्टिक से उसके सिर के ऊपर वार करता है। मार्टिनेज आरवी से नीचे गिर जाता है। गवर्नर आरवी से नीचे उतरकर आता है और मार्टिनेज की बॉडी को खींचते हुए पिट के पास ले जाता है। गवर्नर उस पिट से मार्टिनेज को नीचे गिराने लग जाता है। पिट में मौजूद वॉकर्स धीरे से मार्टिनेज की बॉडी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और गवर्नर उसे खड़ा हुआ देखता रहता है। लिली और मैगन जब आरवी के अंदर आते हैं तब लिली को ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर कांप रहा था। लिली के पूछने पर गवर्नर उसे बताता है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। अगले दिन मिच कैंप के सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि मार्टिनेज उन लोगों को पिट में मिला था और हो सकता है कि वो ड्रिंक करके पिट तक चला गया हो और इस कारण मारा गया हो। पिट अपने आप को उस ग्रुप का लीडर डिक्लेयर कर देता है। पीट, मिच और गवर्नर एक बार फिर से सप्लाई रन पर जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक सर्वाइवल कैंप दिखता है। मिच उस सर्वाइवल कैंप पर हमला करके उन लोगों की सप्लाई को कब्जे में करना चाहता था, लेकिन पिट उन लोगों को ऐसा करने से मना करता है और इन लोगों का ग्रुप आगे बढ़ जाता है। जब मिच का ग्रुप वापस लौट रहा होता है तब मिच देखता है कि उस सर्वाइवल ग्रुप का कैंप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और उनकी सप्लाई को कोई और लूट कर ले गया था। तब मिच पिट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। गवर्नर भी अंदर ही अंदर मिच से इस बात पर एग्री करता था। कैंप में वापस लौटकर गवर्नर सभी लोगों से अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। लिली के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसे पिट की लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो यहाँ पर सिक्योर फील नहीं करता। गवर्नर लिली, मैगान, तारा और अलीशा को लेकर एक गाड़ी से उस कैंप से निकल जाता है, लेकिन तभी आगे जाकर वो लोग बहुत सारे वॉकर्स को देखते हैं जो कि कीचड़ में धंसे हुए थे और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर गवर्नर आगे बढ़ने का अपना इरादा कैंसिल करके वापस कैंप में लौटकर आ जाता है। अगले दिन गवर्नर पीट के पास उसकी आरवी वैन के अंदर जाता है और उसे चाकू से वार करके मार डालता है। इसके बाद गवर्नर तुरंत ही मिच के पास जाता है। वो मिच को बता देता है कि उसने अभी अभी पिट को मार डाला है और अब वो इस ग्रुप का इंचार्ज है। वो मिच को बताता है कि उसे पिट की लीडरशिप एबिलिटीज के मामले में शक था और वो भी उस सप्लाई ग्रुप को लूटना चाहता था, जिसे लूटने से पिट ने मना कर दिया था। मिच गवर्नर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। गवर्नर कैंप के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें वहां के पेरीमीटर को सेट करने के लिए कहता है और तारा से उस कैंप में मौजूद सभी एमिनेशन को चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद गवर्नर पीट की बॉडी को ले जाकर लेक में डाल देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि गवर्नर एक मैप के ऊपर कुछ मार्किंग कर रहा था। लिली उसके पास आती है। तब गवर्नर उसे बताता है कि अब उन लोगों को ज्यादा सिक्योर लोकेशन तक मूव करने की जरूरत है, जो कि प्रिजन के आसपास हो सकती थी,
जबकि लिली को ऐसा लगता था कि वो जगह उन लोगों के लिए ज्यादा सेफ है। तारा एक जगह अपना काम कर रही थी, तब मैगन उसके पास आकर उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। तारा उस वक्त मैगन को मना कर देती है, लेकिन फिर वो पलटकर मैगन को छेड़ती है। मैगन वहाँ से दौड़ती हुई एक और भाग जाती है। मैगन को ऐसा लगता है कि तारा उसके साथ खेल रही थी। वो एक वॉकर को तारा समझकर उसके पास चली जाती है। वॉकर पलटकर मैगन के ऊपर हमला कर देता है। मैगन वॉकर से बचने के लिए एक बस के नीचे छिप जाती है, लेकिन वॉकर उसके पीछे पीछे उस बस के नीचे घुसने लग जाता है। इधर मैगन की चीख सुनकर तारा उसके पीछे पीछे आती है और वो वॉकर के पैरों को पकड़कर आरवी से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाती है। तारा के हाथ में वॉकर का पैर आ जाता है। तभी वहाँ पर गवर्नर आकर उस वॉकर के हेड में शूट करके उसे मार डालता है। गवर्नर इस इवेंट के बाद तुरंत ही लेक के पास जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि वो आगे क्या करने वाला है। गवर्नर लेक के पास खड़ा होकर देखता है कि पेट अंदर से उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारी चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए वो गवर्नर तक नहीं पहुंच पा रहा था। गवर्नर इसके बाद एक ट्रक लेकर प्रिजन की ओर रवाना हो जाता है। गवर्नर जब प्रिजन तक पहुंचता है तब वहां पर उसे रिक और कार्ल दिखाई देते हैं, जो कि फार्मिंग करने के लिए प्रिजन यार्ड को खोद रहे थे। गवर्नर उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है। तभी गवर्नर की निगाह वहीं मौजूद मिशॉन और हर्षल के ऊपर पड़ती है, जो कि प्रिजन से बाहर लाई गई डेड बॉडीज को डिस्पोज कर रहे थे। गवर्नर उन दोनों के सामने आ जाता है। मिशॉन को गवर्नर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिशॉन को देखकर गवर्नर को अपनी बेटी पेनी याद आ जाती है और वो अपनी गन को मिशॉन के ऊपर पॉइंट आउट कर लेता है। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जिसमें गवर्नर अपनी पिस्तौल दिखाकर मिशॉन और हर्षल को बंदी बनाकर अपने कैंप तक लेकर आ जाता है। गवर्नर अपने कैंप के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें पासी के प्रिजन को अपने कब्जे में करने के लिए उकसाता है। गवर्नर उन सभी लोगों को बताता है कि उससे सेफ प्लेस उन्हें रहने के लिए नहीं मिलेगी। गवर्नर वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उसने प्रिजन के 2 लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके कारण उन्हें प्रिजन में मौजूद लोगों से ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और वो लोग उन 2 लोगों के बदले उन लोगों की रहने की जगह ले लेंगे। गवर्नर उन सभी लोगों को अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना देता है और उन्हें यह भी बताता है कि प्रिजन में रहने वाले लोगों ने उसके पहले कैंप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उसकी बेटी को मार डाला था। कैंप में मौजूद सभी लोग गवर्नर की स्पीच से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिली ने भी गवर्नर की स्पीच को सुन लिया था। वो एक पेड़ के पीछे से निकलकर गवर्नर के सामने आती है और उससे उसका प्रिजन पर अटैक करने का असली मोटिव पूछती है। गवर्नर लिली को क्लियर करता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और मैगन की सेफ्टी अब उसके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन लिली के उस वक्त के एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि उसे गवर्नर के मोटिव के ऊपर शक है। गवर्नर आरवी वैन के अंदर जाता है, जहां पर उसने हर्षल और मिशॉन को बंदी बनाकर रखा हुआ था। गवर्नर हर्षल और मिशॉन को क्लियर करता है कि वो उन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो बस उन लोगों के बदले में रिक से उस प्रिजन को पाना चाहता है और वहाँ पर अपने ग्रुप के साथ रहना चाहता था। हर्षल को गवर्नर के इरादों के ऊपर भरोसा नहीं था। हर्षल गवर्नर से पूछता है कि वो किसी की बेटियों को कैसे डरा सकता है। हर्षल इस वक्त गवर्नर से बेथ और मैगी के बारे में बात कर रहा था। गवर्नर हर्षल को रिप्लाई देता है कि वो उसकी बेटियां नहीं है, इसीलिए वो ऐसा इजीली कर सकता था। लिली एक बार फिर से गवर्नर को समझाने की कोशिश करती है। लिली गवर्नर से कहती है कि वो लोग शांति से प्रिजन में रहने वालों से बात कर सकते थे और उन्हें युद्ध लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये गवर्नर का पर्सनल मामला था। वो लिली की कोई भी बात नहीं सुनता और लिली और मैगन को गुड बाय करके कैंप के अपने लोगों को लेकर प्रिजन की ओर निकल जाता है। अगला सीन प्रिजन का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्लैन और कई इन्फेक्टेड लोग अब रिकवर कर रहे थे क्योंकि उन्हें टाइम से एंटीबायोटिक्स मिल चुकी थी। ग्लैन मैगी को छेड़ता है कि उन लोगों की एनिवर्सरी को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कैरोल के चले जाने से डैरिल अभी तक अपसेट था। वो रिक से इस बारे में बात करता है। डैरिल रिक से कहता है कि उसे
उन लोगों के ग्रुप के आने का इंतजार करना चाहिए था, तब उसे कैरोल के बारे में डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन रिक डैरिल को याद दिलाता है कि टायरेस को अगर कैरोल के बारे में मालूम चल जाता तो वो वैसे ही उसे जिंदा नहीं छोड़ता, जबकि कैरोल के पास अभी गाड़ी है, सप्लाईज है और वो अपने आप को मैनेज करना जानती है, इसीलिए वो फिलहाल सेफ है। डैरिल अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसे लिजी और मीका की बहुत ज्यादा चिंता थी। बॉब इधर अपने लिकर को पीने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके पास शाशा आती है और उसे उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। टायरेस रिक और डैरिल को टॉम के अंदर बुलाता है और उन्हें डिसेक्शन की हुई रैबिट की बॉडी को दिखाता है। टायरेस रिक को बताता है कि ये उसी आदमी का काम है जिसने कैरन और डेविड को मारा था और जिसने बाहर फेंस के पास मौजूद वॉकर्स को रेड खाने के लिए दिए थे। रिक जानता है कि कैरोल अब इस वक्त सेल ब्लॉक में मौजूद नहीं है। वो टायरेस को समझाना चाहता था, लेकिन तभी उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी सेल ब्लॉक के बाहर की ओर भागते हैं। रिक और उसका ग्रुप बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर मिलिट्री टैंक के ऊपर खड़ा हुआ गवर्नर दिखाई देता है, जो कि अपने साथ बहुत सारे आर्म्ड लोगों को लेकर आया था। गवर्नर रिक को अपने पास नेगोशिएट करने के लिए बुलाता है, लेकिन रिक उस वक्त उसके पास जाने के लिए मना कर देता है और उसे बताता है कि इस वक्त प्रिजन में एक काउंसिल बन चुकी है और वो काउंसिल ही अब पूरे डिसीजन लिया करती है। गवर्नर रिक की इस बात को सुनकर हंसता है और उसे बंदी बने हुए हर्षल और मिशॉन को दिखाता है। इधर प्रिजन के ग्रुप के सभी लोग गवर्नर और उसके साथ ही पूरी मिलिट्री को देखकर ये एहसास कर चुके थे कि अब उन्हें किसी भी वक्त प्रिजन से भागना पड़ सकता है। वो सभी लोग पास ही में खड़ी स्कूल बस के अंदर चढ़ जाते हैं। इधर रिक नेगोशिएट करने के लिए गवर्नर की तरफ चला जाता है। गवर्नर रिक से कहता है कि रिक और उसके पूरे ग्रुप को सूरज उगने से पहले ही इस प्रिजन को छोड़कर जाना होगा। रिक गवर्नर को समझाने की कोशिश करता है कि उनके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं और उन लोगों का इस वक्त इस तरह से छोड़ के जाना किसी के लिए भी सेफ नहीं होगा। इधर प्रिजन में डैरिल एक एक करके सभी को वेपन्स पकड़ाने लग जाता है। कैंप में एक तरफ मैगन मिट्टी में गेम खेल रही थी और एक तरफ आरवी के ऊपर बैठी हुई लिली चारों तरफ नजर रखे हुए थी। लिली तभी रिवर में से एक वॉकर को आते हुए देखती है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो देखती है कि वॉकर रिवर के बीच में आते आते पानी के साथ बह गया है। उसे थोड़ा सा रिलीफ होता है। इधर मैगन खेलते खेलते एक बोर्ड को मिट्टी में से निकाल लेती है। उस बोर्ड के नीचे एक वॉकर दबा हुआ था। वो बोर्ड के निकलने के बाद बाहर आ जाता है और मैगन को बाइट कर लेता है। मैगन जोरों से चिल्लाने लग जाती है। लिली आकर उस वॉकर को मार डालती है। इधर प्रिजन के बाहर गवर्नर आसपास मौजूद वॉकर्स को गोली मारने लग जाता है। वो रिक को कहता है कि उनके गोलियों की आवाज से दूर दूर से कई वॉकर्स वहां पर आ जाएंगे और सजेस्ट करता है कि रिक अपने ग्रुप के साथ उन वॉकर्स के आने से पहले ही प्रिजन छोड़कर चला जाए। कार्ल अपनी गन से गवर्नर का निशाना ले चुका था। वो डैरिल से पूछता है कि क्या वो गवर्नर के ऊपर गोली चला दे। डैरिल कार्ल को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि अभी वो लोग इस लड़ाई के फेवर में नहीं थे और वो लड़ाई उन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। माइका और मॉली दोनों ही मिलकर जुडिथ को बाहर लेकर आते हैं और बस की ओर ले जाते हैं। लिजी भी उन लोगों के साथ है और उन लोगों को याद दिलाती है कि उन्हें कैरोल के सिखाए गए अनुसार लड़ाई करनी है। रिक गवर्नर को समझाने की कोशिश करता है कि प्रिजन बहुत बड़ा है और उसमें बहुत जगह है। रिक के ग्रुप के लोग गवर्नर के ग्रुप के लोगों के साथ प्रिजन को शेयर कर सकते हैं और अलग अलग ब्लॉक में रह सकते हैं। गवर्नर रिक की इस बात को मानने से मना कर देता है और वो रिक को कहता है कि उसके गोली चलाने की आवाज सुनकर आसपास के बहुत सारे वॉकर्स वहां पर आ जाएंगे और वो प्रिजन न तो रिक के ग्रुप के लोगों के रहने के लायक बचेगा और न ही गवर्नर के ग्रुप के लोगों के लिए। रिक गवर्नर को प्रिजन को छोड़कर जाने से मना कर देता है। तब गवर्नर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो मिशॉन की तलवार को लेकर हर्षल के पास आ जाता है और हर्षल की गर्दन के ऊपर तलवार रखकर रिक को धमकाने लग जाता है। रिक इस बीच तारा को देखकर भाग चुका था कि वो इस लड़ाई के फेवर में नहीं थी। रिक तारा से पूछता है कि क्या उनका पूरा ग्रुप इस लड़ाई को लड़ना चाहता है और बात को आगे बढ़ाना चाहता है। रिक तारा से बात करते हुए गवर्नर के पूरे ग्रुप को जताना चाहता था कि गवर्नर अच्छा आदमी नहीं है
रिक वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है कि उसकी गवर्नर से पहले भी लड़ाई हो चुकी है और गवर्नर किसी का भी साथ नहीं देता है। रिक गवर्नर के कैंप के सभी लोगों को कहता है कि वो उन सभी लोगों का अपने प्रिजन में वेलकम करता है और वो लोग उसके साथ आकर आराम से वहाँ पर रह सकते हैं। रिक की ये बातें हर्षल को बहुत अच्छी लगती हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रिक आगे कहता है कि अभी भी उन लोगों को बहुत देर नहीं हुई है और ह्यूमैनिटी को वो लोग अभी भी बचा सकते हैं। गवर्नर को रिक की इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर से चिल्लाकर उसे लायर कहता है और हर्षल की गर्दन के ऊपर तलवार से वार कर देता है। रिक ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रिजन के सभी लोग गवर्नर के गैंग के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। इस बीच कार्ल गवर्नर के ऊपर गोली चला चुका था और गवर्नर कार्ल की गोली से घायल हो चुका था। इधर रिक के पैर में भी गोली लग जाती है और वो घिसटते घिसटते एक तरफ ओट में हो जाता है। सबका ध्यान मिशॉन की तरफ से हट चुका था। वो अपने आप को रोल करती हुई एक और ले जाती है और अपने आप को आजाद कर लेती है। इधर हर्षल, जो कि अभी भी जीवित था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी गवर्नर उसके पास आकर उसकी गर्दन के ऊपर तलवार से वार करता है और उसे मार डालता है। मैगी और बैथ हर्षल को मरे देखकर बहुत जोर जोर से रोने लग जाती हैं। तारा ये सब कुछ होता हुआ देख के पैरालाइज्ड होकर वहीं बैठी रह जाती है, जबकि गवर्नर के सभी आदमी टैंक से और अपनी अपनी गन से प्रिजन के ऊपर गोली बारी करने लग जाते हैं। लिली एक और से मैगन की बॉडी को अपनी गोदी में लेकर गवर्नर के सामने आ जाती है। गवर्नर मैगन को इस हालत में देखता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। वो मैगन को रिएनिमेट होने से बचाने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। गवर्नर इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर फैंस को मारते हुए अंदर घुस जाएं और प्रिजन में मौजूद सभी लोगों को गोली मारकर खत्म कर दें। मिच अपने टैंक को फैंस को तोड़ता हुआ प्रिजन के अंदर ले जाता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे प्रिजन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। टैंक के गोलों से प्रिजन की वॉल जगह जगह से टूटने लग जाती है और प्रिजन के अंदर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगते हैं। मैगी और बैथ वहाँ मौजूद सभी बुजुर्गों को बस में बैठने के लिए कहते हैं। मैगी ग्लैन को देखने के लिए प्रिजन के अंदर की ओर भागती है। रिक अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलता है और गवर्नर के ऊपर अटैक कर देता है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। बैथ भी इस बीच जुडिथ को ढूंढने के लिए बस से नीचे उतर चुकी थी। मैगी ग्लैन को बस तक लाकर बस में छोड़ देती है और बैथ को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। टैंक फैंस को तोड़ता हुआ यार्ड तक पहुंच गया था। वहाँ पर मिच को डैरिल दिखाई दे जाता है। फैंस के टूटने के कारण बाहर मौजूद सभी वॉकर्स प्रिजन के अंदर घुसना शुरू हो चुके थे। उनमें से कुछ वॉकर डैरिल के ऊपर अटैक कर देते हैं। डैरिल का ध्यान उस वक्त गवर्नर की आर्मी के ऊपर था, जहां पर रिक और गवर्नर में अभी भी लड़ाई हो रही थी। इन लोगों की लड़ाई की आवाज सुनकर आसपास मौजूद बहुत सारे वॉकर्स भी प्रिजन की ओर मूव करना शुरू कर चुके थे और वो लोग दोनों ग्रुप के लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। डैरिल एक वॉकर को अपनी शील्ड बनाकर आगे की ओर बढ़ता है और एक ग्रेनेड को टैंक के अंदर फेंक देता है। मिच ग्रेनेड को टैंक के अंदर फेंका हुआ देखकर बाहर निकल आता है और टैंक के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तारा अभी तक टैंक के पीछे मौजूद थी, वो वहाँ से भाग लेती है। मैगी भी साशा और बॉब को ढूंढने जाती है। इस लड़ाई में बॉब की आर्म में चोट लग चुकी थी और वो घायल था। वो लोग देखते हैं कि बस उन लोगों के बिना प्रिजन के गेट से बाहर निकल रही थी। वो तीनों भी प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं। अलीशा ने टायरिस को निशाना बना लिया था। लिजी और मीका दोनों ही आकर टायरिस की जान बचाते हैं। टायरिस लिजी और मीका से कहता है कि वो लोग प्रिजन से भाग लें, क्योंकि प्रिजन पूरी तरह से वॉकर से भर चुका था। दोनों बच्चे वापस प्रिजन की ओर भागने लग जाते हैं, जिसे देखकर टायरिस उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में भागने का कहकर उनके पीछे चला जाता है। इधर रिक और गवर्नर की अभी भी लड़ाई हो रही थी और गवर्नर ने रिक को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। रिक को गवर्नर मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर मिशॉन पहुँच जाती है और वो गवर्नर की चेस्ट के ऊपर अपनी तलवार से वार करती है। इसके बाद मिशॉन रिक को उठने में मदद करती है। रिक मिशॉन से कार्ल के बारे में पूछता है, लेकिन मिशॉन को कार्ल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक गवर्नर की बंदी थी। रिक तुरंत ही कार्ल की खोज में प्रिजन की ओर दौड़ जाता है। इधर मिशॉन एक आखिरी बार गवर्नर को देखती है
और वहाँ से एक और चल देती है। डेरिल मिच को मारने के बाद तुरंत ही बेथ की ओर जाता है, जो कि जुडिथ को खोज रही थी। बेथ अभी भी जुडिथ को खोजना चाहती थी, लेकिन डेरिल वहाँ पर बहुत सारे वॉकर्स को इकट्ठा देखकर बेथ को अपने साथ प्रिजन से बाहर ले जाता है। इधर रिक बहुत ज्यादा घायल है, वो कोर्टयार्ड के अंदर आता है। तभी उसके सामने बहुत सारे वॉकर्स आ जाते हैं, लेकिन कार्ल उन वॉकर्स को शूट करके रिक को उनसे बचा लेता है। कार्ल और रिक दोनों ही मिलकर जुडिथ को खोजते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ जुडिथ का बेबी कैरियर मिलता है, जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। रिक और कार्ल उस बेबी कैरियर को देखकर रोने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि जुडिथ मारी गई है। कार्ल तुरंत ही अपनी गन लेकर वहाँ मौजूद वॉकर्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से गोलियां चलाने लग जाता है। साथ ही साथ वो रोता जा रहा था। कार्ल और रिक दोनों ही इसके बाद प्रिजन से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में रिक को क्लारा दिखाई देती है, जो कि एक वॉकर बन चुकी थी। अगले सीन में गवर्नर को दिखाया जाता है, जो कि ग्रास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी लिली उसके पास आती है और उसके सिर में उसी की पिस्तौल से गोली मार देती है। कार्ल और रिक दोनों ही प्रिजन से बहुत दूर चले जाते हैं। रिक कार्ल को कहता है कि वो पलटकर प्रिजन की ओर न देखे और आगे की ओर बढ़ता रहे। इधर प्रिजन पूरी तरह से वॉकर से भर जाता है और किसी के भी रहने के लायक नहीं बचता।